बाबा साहब ने कहा था कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को इसका फायदा मिलना चाहिए रिजर्वेशन का। तो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको इसका फायदा मिल रहा है, तो तमाम लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? चाहे वो बहन कुमारी, मायावती हो, चंद्रशेखर हो, तमाम लोगों ने विरोध किया इसका। तो समाज में तो फाड़ हो गया, एक बहुजन समाज का निर्माण हो रहा था। अभी तमाम वंचित जातियां जो थी वो अम्बेडकर को जान रही थी, मायावती को अपना नेता मान रही थी, चंद्रशेखर को अपना नेता मान रही थी। उन लोगों ने तो मानना बंद कर दिया। और काशीराम जी ने कहा था हमें इस देश में राज करना है। सपेरे का हक नहीं है क्या? सपेरे का हक नहीं है सर? सपेरे का हक है या नहीं? कि कोई भी सपेरा या कोई भी समाज का, दलित समाज का, अगर वो शिक्षित होगा तो उसको क्या नौकरी? शिक्षा में भी तो रिजर्वेशन है सर। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उस सपेरा समाज को छोड़ दिया और जाटो समाज को रिक्रूट कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जाटो समाज का नाम ही नहीं ले रहा। बहुजन समाज का निर्माण कैसे होगा सर? बहुजन का समाज का निर्माण ये होगा, अभी तो वर्गीकरण पे तो बट गए, आप भी बोल रहे हैं, तो फिर जो निर्माण है बहुजन समाज का वो कैसे होगा? बहुजन समाज का जो संविधान बचाने के लिए समाज बटा नहीं है, समाज को बांटा जा रहा है। एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस समय हमारे साथ सीपी गौतम जी मौजूद हैं। गौतम जी क्या कहेंगे? वर्गीकरण का हाल ही में मुद्दा आया 1 अगस्त के बाद, समाज जो है 2 पक्षों में बट गया था। तो क्या लग रहा है कि जो जिस तरीके से आप अभी एक प्रोग्राम में आए हैं और वहां पर बात चल रही है संविधान बचाने की, तो क्या एक वर्ग के रहने से क्या संविधान बच जाएगा? जो वर्गीकरण में जो बहुजन समाज बट गया है, क्या कहना चाहेंगे? जय भीम। आपको सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि आपने अभी एक क्वेश्चन किया है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि समाज पहले ही 6743 जातियों में बटा हुआ है, बहुत ज्यादा बटा हुआ है, और जातियों की भी उपजातियां बनी हुई है, आपको मालूम भी है। तो एक साजिश पे साजिश जो है ना, जो मनुवादी ताकतें हैं वो साजिश पे साजिश करती रहती है। साजिश जैसे हरियाणा में हुई कि वहाँ पे आपने देखा अनुसूचित जाति समाज में भी एक वर्गीकरण कर दिया गया, जबकि आप उनसे पूछिए आप कितनी नौकरियां दे रहे हैं अनुसूचित जाति में? कोई नौकरी नहीं है, लेकिन समाज को बांटना है, समाज की, क्योंकि समाज जितना बटेगा उतनी समाज की शक्ति कम होती है। तो हमें इस साजिश को समझना होगा। जब तक हम इस साजिश को नहीं समझेंगे तो हम अपने मिशन, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मिशन बताया था, जिस रास्ते पे हम चल रहे थे, माननीय काशीराम जी ने जो मिशन बताया था, और माननीय काशीराम जी ने कहा था जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। क्या ये पार्टी वाले, चाहे राजनीतिक दल, सत्तारूढ़ पार्टी, क्या उसमें मानते हैं? तो ये तो सर तमाम चीजों पर भी लागू होता है ना सर? हाँ, सभी पे लागू होता है, लेकिन असली क्या है कि हमारी देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, प्रतिशत ज्यादा है। अब वो हमको इस तरह से तोड़ नहीं सकते। एलपीजी स्कीम पहले लाए थे, आपको बताया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये स्कीम भी लाई थी। ये स्कीम भी हम मतलब बहुजन समाज के लोगों के लिए थी, तोड़ने के लिए। और आज सरकारी नौकरियों में आरक्षण का क्या हाल है? आउटसोर्स है, और आउटसोर्स पे जो रिक्रूटमेंट है उसमें 10-12 हजार रुपये सैलरी है। तो ये तोड़ के, तिल के हमको तोड़ा जा रहा है। और इसमें वर्गीकरण की जो नया जो उन्होंने पैच फंसाया है, ये पैच एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश। इस साजिश को हमें समझना चाहिए। अगर इस साजिश को समझेंगे नहीं तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। लेकिन सर आंकड़े जो है ना, आंकड़े तो बिल्कुल अलग है ना। आंकड़े अगर आप चलो हरियाणा में लागू हुआ था 1994 से 2005 तक लागू रहा, उनमें तो आंकड़े तो बिल्कुल डिफरेंट है। आंकड़े अगर देखोगे तो आंकड़ों में तो अलग ही बात है। देखो आंकड़ों पे आप कितना विश्वास करते हैं? हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बननी थी, लेकिन बन गई ना। एग्जिट पोल ने क्या दिखाया था? हुआ। महाराष्ट्र में क्या हुआ आपने देखा ना। मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूँ, उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको नौकरियां मिली है सर वर्गीकरण से। देखो बाबा साहब ने बताया, बाबा साहब ने जो मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। देखो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं तो नौकरी कहाँ से लगेगा बताइए? और जिस समाज ने बाबा साहब को अपनाया है, मेरी बात ध्यान रखना, जिस समाज ने कोई भी जाति उपजाति जिसने बाबा साहब को माना है, बाबा साहब के नियमों में चला है, शिक्षा को हथियार बनाया है, वो आगे भी बढ़ा है। तो आपका कहने का मतलब है जिनको वर्गीकरण के थ्रू जो अभी सहूलियत मिलने वाली है, तो क्या वो लोग, उन्होंने बाबा साहब को माना ही नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। वर्गीकरण का इसमें कोई, आप किसी भी समाज को ले लिए, जो शिक्षित हुआ है उसको क्या वो वंचित रहा है? अब नहीं रहा। बाबा साहब ने जो आरक्षण, तो बाबा साहब के 16 वॉल्यूम लिखने वाले तो कौन थे? भगवान दास जी थे, वो भी तो डीएससी वर्ग से ही थे। देखो हम इस बात को, हम फिर जाति की बात करते नहीं है। हम तो पहले बटे हो 6743 जातियों में, हम उस बात को नहीं करते। हम समाज की एक एलिगेशन तो यही लगे थे कि ये समाज पढ़ता नहीं है, ये समाज आगे नहीं बढ़ता है। टारगेट तो किसी एक जाति को किया गया था ना सर। टारगेट वर्गीकरण में एक ही जाति को। बिल्कुल आपकी बात सही है। जब आपको तोड़ना, एक तरफ 14 जातियां, दूसरी तरफ 43 जातियां हैं, तो फिर 44 जातियां अगर सेपरेट हो जाती हैं, 14 जातियां अलग हो जाती हैं। हरियाणा का बता रहा हूं सर मैं आपको। तो इससे तो आप देख रहे हैं ना उसका रिजल्ट क्या रहा। आप देखिए ना, मेरी बात सुनिए। आप किसी भी सरकारी आंकड़े उठा लीजिए, आरक्षण के हिसाब से क्या रिक्त स्थान भरे गए हैं? 6005 सर, मैं हरियाणा का ही आपको बता रहा हूँ। 6000 के करीब ए वर्ग को और 6543 जो है बी वर्ग को नौकरियां मिली थी। 500 ज्यादा नौकरियां मिली थी, जिसमें 40 जातियां थी, जिसमें वाल्मीकि, धानो, खटेक, ये तमाम जो जातियां थी, बस सपेरा और बंजारा, तमाम जातियां थी, उनको नौकरियां मिली है सर इसमें।
देखिए मैं बता रहा हूँ, नौकरियां जो मिली है, नौकरियां उससे ज्यादा मिलनी चाहिए थी। जो जनसंख्या है ना, जनसंख्या के आधार पर नौकरियां जो मिली है वो बैकलॉग है, और जो नौकरियां मिलनी चाहिए उससे भी ज्यादा नौकरियां मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो स्थान भरे नहीं। बैकलॉग आप भर के आप कह रहे हो हमने उनको दे दिया वर्गीकरण करके। बाबा साहब ने कहा था कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को इसका फायदा मिलना चाहिए रिजर्वेशन का, तो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको इसका फायदा मिल रहा है, तो तमाम लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? चाहे वो बहन कुमारी, मायावती हो, चंद्रशेखर हो, तमाम लोगों ने विरोध किया इसका। तो समाज में तो फाड़ हो गया, एक बहुजन समाज का निर्माण हो रहा था। अभी तमाम वंचित जातियां जो थी वो अम्बेडकर को जान रही थी, मायावती को अपना नेता मान रही थी, चंद्रशेखर को अपना नेता मान रही थी, उन लोगों ने तो मानना बंद कर दिया। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जो साजिश है ना, ये साजिश है। आप वर्गीकरण को साजिश मानते हैं? बिल्कुल, मैं वर्गीकरण को साजिश मानता हूँ समाज को तोड़ने की। मेरी बात पर मानिए, और नहीं तो आने वाले समय में पता लग जाएगा। एक झुंझुना पकड़ा के आपको वोट बैंक लेके और आपका ये राजनीतिक शोषण हो रहा है। आप इस बात को मानिए, ये बहुत बड़ी साजिश है। जो बहुजन नेताओं ने जो बात कही है वो ऐसे नहीं की है, ये प्रैक्टिकल है। बिल्कुल समाज को तोड़ने की ये बहुत बड़ी साजिश है। और समाज को, जब भी समाज मजबूत होता है, आप देख लें यूपी में, उत्तर प्रदेश में, एक अगर कोई बहुजन समाज का नेता होता है उसको तोड़ लिया जाता है, खरीद लिया जाता है। आप देखिए दिल्ली में देख लीजिए, आप किस मतलब बहुजन समाज का कोई भी नेता होगा तोड़ लिया जाएगा या उसको डरा दिया जाएगा। तो क्या है कि जब भी बहुजन समाज ने आगे ऊपर उठने का प्रयास किया है, उठा है राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, तो उसके पैरों में बेड़ियां तोड़ी जाती है। और ये वर्गीकरण एक बहुत बड़ा एक साजिश है। और आप मेरी बात, मैं फिर कह रहा हूं सर, आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। सर आंकड़े कुछ भी नहीं है। लोगों को बेनिफिट मिला है सर बेनिफिट मिला है, जो बेनिफिट मिला है उससे ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए था। आप ये क्यों नहीं मानते? मान्यवर काशीराम जी ने कहा था हमें इस देश में राज करना है। सपेरे का हक नहीं है क्या? सपेरे का हक नहीं है सर, सपेरे का हक है या नहीं? कि कोई भी सपेरा या कोई भी समाज का, दलित समाज का, अगर वो शिक्षित होगा तो उसको क्या नुकसान? शिक्षा में भी तो रिजर्वेशन है सर। मैं बता रहा हूँ, अगर वो शिक्षित है और जाटो समाज का, सुनो मेरी बात सुनो, जाटो समाज और सपेरा समाज जो दो समाज है, दोनों शिक्षित हो गए, तो क्या दोनों को हकदार है? ये तो है नहीं प्रेफरेंस। अगर एजुकेशन की गारंटी भी तो रिजर्वेशन दे रहा है सर एजुकेशन की गारंटी रिजर्वेशन पहले नहीं दे रहा था क्या? क्या वो हुआ? आज भी आपको शायद जानकारी नहीं है, सरकारी नौकरियों में जो लोग लगे हुए हैं उनको 15-15 साल से प्रमोशन नहीं है। 15 मैं आपको बता दूं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जिन्होंने नौकरी मिल गई, जिनको नौकरी मिल गई उनको प्रमोशन नहीं मिली, उनके जूनियर उनके सीनियर हो गए, सीनियर टू सीनियर हो गए। ये हाल है आजकल। और अभी जो ये दिया है ना हरियाणा में, मैं फिर कह रहा हूँ एक बहुत बड़ी साजिश है समाज को तोड़ने की। आप इसको समझिए। वर्गों को इससे फायदा मिल रहा है सर आप कैसे फायदे की बात कर रहे हैं? जो शिक्षित नहीं है, आप ये बताइए, एक व्यक्ति 8वीं पास है, उसको कैसे आप ऑफिसर बना देंगे? बता दीजिए मुझे। सर रिजर्वेशन तो एजुकेशन में भी है ना सर। रिजर्वेशन आप कैसे उसको ये बताइए ना, जो 8वीं पास है उसको ऑफिसर। 4th क्लास की अगर नौकरी मिलेगी तो 4th क्लास में तो जरूरी नहीं है कि तमाम और जातियों के भी लोग पढ़े लिखे हो। 4th क्लास की अगर नौकरी निकलेगी, पियोन की नौकरी निकलती है, तो पियोन में भी तो रिजर्वेशन लागू होगा ना सर। बिल्कुल लागू होगा। आपने कभी रोस्टर देखा है? रोस्टर सिस्टम क्या है? और रोस्टर सिस्टम में क्या है कि जहाँ 10 नौकरी होती है वहाँ 3 ही वैकेंसी निकाली जाएंगी और 3 वैकेंसी जनरल की होगी। सर अलग अलग स्टेट का अलग रोस्टर है, अलग उसका अलग यूपीएससी का रोस्टर अलग है, कॉलेज का रोस्टर अलग है। सर जो रिजर्वेशन के बेस पे भी कोई अप्लाई करता है, चाहे वो बहुजन समाज से, एससी से, ओबीसी से, किसी पे है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उस सपेरा समाज को छोड़ दिया और जाटो समाज को रिक्रूट कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जाटो समाज में नाम ही नहीं ले रहा। ना किसी भी समाज, जाटो समाज, धोबी समाज या कोई भी समाज, अगर वो इलिजिबल है, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया, वाल्मीकि समाज को छोड़ दिया, सपेरा समाज उसको ले लिया, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। रिजर्वेशन अगर जो अनुसूचित जाति में आता है वो सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि वहाँ उसको प्रेफरेंस देगी, प्रेफरेंस का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इनको वर्गीकरण करना है, इनको तोड़ना है, इसलिए उनको बोल दिया है कि तुम्हारा आरक्षण तो ये खा रहे हैं लोग, ये समाज खा रहा है। एक भेदभाव की नीति अपनाई है और ये भेदभाव की नीति। बहुजन समाज का निर्माण कैसे होगा सर? बहुजन का समाज का निर्माण ये होगा, अभी तो वर्गीकरण पे तो बट गए, आप ही बोल रहे हैं, तो फिर जो निर्माण है बहुजन समाज का वो कैसे होगा? बहुजन समाज का जो संविधान बचाने के लिए समाज बटा नहीं है, समाज को बांटा जा रहा है। और समाज में जागरूकता फैलाने का काम ऐसे संगठन कर रहे हैं। जैसे आज आपने देखा मुखबिलपुर में जो कार्यक्रम हुआ है, ये समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक साजिश जो है उससे आगाह कर रहे हैं कि हम बटेंगे नहीं। अब जो बोला है हम ना बटेंगे ना घटेंगे, हम तो जुड़ेंगे। हम तो या करो और मरो की नीति पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं कि हमें एक मंच पे ही। क्या पूरे बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुजन समाज को ये संदेश देना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें एकजुट होना है। बाबा साहब को मान लो, बस सिर्फ किसी को मत मानो, सिर्फ बाबा साहब को मान लो और बाबा साहब को जान लो। और बाबा साहब की आपका जो वर्गीकरण में जिनको फायदा मिलना था वो बाबा साहब को नहीं मान रहे। बाबा साहब को वही मानता है जो शिक्षित है। जो शिक्षित ही नहीं है, बाबा जो शिक्षित हो गया
उसने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी, वो स्वाभिमानी हो गया, तो वो बाबा साहब को मान रहा है। जो शिक्षित नहीं हुआ, जो उसने बाबा साहब की फोटो तक घर में नहीं लगाई, ना शिक्षा के बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे नहीं चला, उसने कैसे मान लिया बाबा साहब को? बताइए आप मुझे। क्या उन्हें बाबा साहब को? और मैं नहीं मानता उसने बाबा। लोग कहते थे खून से लेटर लिखने वाले भी थे, खून से लेटर लिखने वाले हैं जो, देखो, होश में जोश में हो, जब देश बटा नहीं था, जब देश में बटा नहीं था, आपको क्या समझा जाता? खून से लेटर लिखने वाले कौन थे सर? सर, खून से लेटर लिखने वाले कौन थे जिन्होंने लिखा था वो संदेश? वो वाल्मीकि समाज से थे सर, जिन्होंने खून से लेटर लिखे थे और कहा था कि बाबा साहब जो है वो हमारे नेता है। माता दीन जी का नाम सुना होगा। माता दीन जी ने जो लड़ाई लड़ी थी आजादी में, सबसे पहले क्रांतिकारी रहे हैं माता दीन जी। तो हम तो उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो हम तो नहीं बटे हुए, बटे हुए वही तो कहना चाह रहा हूँ सर, आपको लाना भी मैं चाह रहा हूँ कि आखिर जो समाज ये बट गया वर्गीकरण पे, एक कैसे होगा, बहुजन समाज का निर्माण कैसे होगा, शासन सत्ता तक पहुंचेगा कैसे? वही आपको बता रहा हूँ। आप मुखबिर देख लीजिए, जी, हम सब एक हैं यहाँ पे। हाँ। आपने कुछ ऐसा नजर आया आपको? डॉक्टर अम्बेडकर चौपाल में हम तो एक हैं सब, और हम यही संदेश दे रहे हैं, हम सब एक हैं यहाँ पे, हम अलग अलग नहीं है। और मैं यही कह रहा हूँ, जिस तरह मुखबिर ने एक उदाहरण पेश किया है, आप भी ऐसा उदाहरण बनिए ना, आप भी एक रहिए ना। क्यों आपस में मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा? जाति, अनुसूचित जाति बाबा साहब ने बनाई, उसमें सभी एक है, एक ही है। आपको दूसरे लोग एक ही समझते हैं, तो आप एक क्यों नहीं हो रहे? तो जैसे हमने मुखबिरपुर गांव में ये डॉक्टर अम्बेडकर चौपाल में ये एक संदेश दिया है एक होने का, तो आप ऐसे आइए ना हमारे अंदर। कोई, हम तो एक साथ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, क्यों? हम अलग है ही नहीं, हम तो एक ही है। तो यही संदेश है मेरा कि एक होइए, और एक हो जाएंगे तो हम 1 और 1 11 होते हैं और शक्ति बनती है। जय भीम।